31 से 32 दिन क्लैट की फुल फ्लेज प्रिपरेशन की हुई है। मैं इस पूरी तैयारी को 3 चरणों में विभाजित करूंगा। मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी प्रिपरेशन की इस जर्नी में। क्लैट के अभी तक कोई निर्धारित ऐसा कोई प्रोफार्मा नहीं है कि ऐसे ही पेपर आएगा, ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। रिवीजन के लिए मैंने एक शॉर्टकट आप बोल सकते हो। बड़ा खुशी मिलती है जब हम अपने सीनियर्स से मिलते हैं, और सबसे ज्यादा खुशी जब मिलती है तब हमारे सीनियर्स बड़ी बड़ी पोजीशंस पे होते हैं और बड़ी बड़ी अच्छी जगहों पर होते हैं। तो आज हम आए हैं अपने सीनियर के पास, हमारे पीयूष उपाध्याय भैया के पास। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको मिलाते हैं भैया से। सबसे पहले भैया आपको हम बधाई देना चाहेंगे कि आपका राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी में LLM में हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। आपका परिचय जानना चाहेंगे जी। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम पीयूष है और मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ तथा मैंने अपनी LLB की पढ़ाई फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से किया हुआ है इसी वर्ष। और अभी मैंने सफलतापूर्वक क्लैट PG 2023 का एग्जामिनेशन पास किया है और अभी मैं अपना LLM मास्टर ऑफ लॉज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ से कर रहा हूँ। जी भैया, तो सबसे पहले भैया हम जानना चाहेंगे, आपका LLB लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ जी, और क्लैट के थ्रू आपका RML नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हुआ। तो क्या आपकी एक तैयारी की रणनीति रही क्लैट के लिए? क्लैट की तैयारी की रणनीति तो जैसा कि 2022 में पहली बार ऐसा हुआ कि क्लैट ने अपनी परीक्षा जो है, एंट्रेंस टेस्ट जो है, वो 6 महीने पहले आयोजित कराया। जनरली क्लैट का पेपर जो 2022 के पहले होता था वो जून मई और जुलाई के मंथ में ऑर्गेनाइज होता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, क्लैट ने 6 महीना पहले ही अपना टेस्ट करवाया। तो अगस्त तक में मैंने मन बना लिया था कि मुझे क्लैट में इस बार देना है, क्योंकि मेरा अंतिम वर्ष था विश्वविद्यालय में अपने। तो मैंने क्या किया, अगस्त से मन तो बना लिया था लेकिन मैं शुरू नहीं कर पाया। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बीतता है, फिर नवंबर भी बीतने के ही कगार पे हो, नवंबर के स्टार्टिंग में ही तो मैंने एकदम तय कर लिया कि नहीं अब तो एकदम शुरू करना ही है। तो मैंने हालांकि उसके जो सारे सिलेबस और सारी एक जो माइंड मेकअप होता है, जैसे कि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, रीसेंट केस लॉ बहुत भारी मैटर करते हैं, तो वो उसकी प्रिपरेशन तो मैं स्टार्टिंग से करता रहा था। और मैं न्यूज़पेपर भी साथ साथ में इंडियन एक्सप्रेस जो है मैं पढ़ रहा था, लेकिन मैंने उसकी एक फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया हुआ था। लेकिन फिर मैंने पूरी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो मैंने 31 से 32 दिन क्लैट की फुल फ्लेज प्रिपरेशन की हुई है। बाकी तो केस लॉज और रिसेंट केस लॉज, कंटेम्प्रेरी इशूज जो कि उसमें होते हैं, वो तो मैं पढ़ रहा था साथ में। तो उसमें मैं इस पूरी तैयारी को 3 चरणों में विभाजित करूँगा। पहला चरण जो है वो है कि फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, और सेकंड है जो केस बेस्ड नॉलेज, और थर्ड जो है वो मॉक टेस्ट, जो कि मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी प्रिपरेशन की इस जर्नी में। और फिर मैंने क्या किया, कॉन्सेप्चुअल, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 31-32 दिन पढ़ा हुआ है। तो विधि संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने मैक्सिमम सारी क्लासेज किया हुआ है। तो मेरे कॉन्सेप्चुअल जो पोर्शन थे वो काफ़ी हद तक क्लियर थे, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना पड़ा, वो चीज़ें बहुत क्लियर थी। हाँ, लेकिन मुझे रिवाइज ज़रूर करना था। तो रिवीजन के लिए मैंने एक शॉर्टकट आप बोल सकते हैं उसको, मैंने लीगल एज एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, मैंने उसका सहारा लिया। उस पर सारे सब्सटेंटिव लॉज जो हैं, जो कि पूछता है क्लैट में, उसके सारे के वीडियोज कंसाइज वे में दिए हुए हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है, तो वहाँ पे 6-7 वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हैं 2-2 घंटे के। उसमें वो लोग सारी चीज़ें कवर करते हैं, फैक्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और सब्सटेंटिव बेस्ड नॉलेज। और फिर मैंने वहाँ से अपने उस प्रिपरेशन की जो फुल फ्री प्रिपरेशन यहीं से स्टार्ट किया और रिवीजन मोड में उस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। फिर मुझे 15 से 16 दिन पूरे सब्सटेंटिव लॉज जो कि हैं उनको कवर करने में 16-17 दिन मुझे लगे। फिर जब मैंने सारे सब्सटेंटिव लॉज ख़त्म कर दिए तो फिर जैसे सब्सटेंटिव लॉज, मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नॉलेज, क्योंकि इसमें प्रोसीजर का जैसे CRPC से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ये इसका मतलब ये नहीं कि सब्सटेंटिव लॉ पर ही हम लोग उसमें फोकस करेंगे। तो इस प्रोसीजर लॉ से CRPC से भी क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, इस बार भी आए थे, इसके पहले के भी साल में CRPC से क्वेश्चन आए थे प्रोसीजर लॉ से। तो उसके बाद जो होता है केस लॉ बेस्ड स्टडी,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि क्लाइट के अभी तक कोई निर्धारित ऐसा कोई प्रोफार्मा नहीं है कि ऐसे ही पेपर आएगा, ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। तो जैसा कि लोग बताते हैं, मेरे सीनियरों ने भी मुझे गाइड किया था कि केस लॉ जो कंटेम्प्रोरी इशूज चल रहे हैं, केस लॉ जो कंटेम्प्रोरी केसेज जो सुप्रीम कोर्ट और कुछ फेमस केस जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं, उनको आप अवेयर होने चाहिए, उनमें क्या सब्सटेंशियल प्रोविजन इन्वॉल्व हैं, उसमें क्या सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, कौन से एक्ट को रिफ़र कर रहे हैं, और कौन कौन से जज हैं, उनकी जज की बेंच क्या है, अगर वो डिसीजन आ गया है तो असेंटिंग और डिसेंटिंग ओपिनियन क्या है, कौन डिसेंटिंग ओपिनियन में था, ये बड़ा अच्छा मैटर करता है कि आप जानते रहें इन सब चीज़ों को। ये सब अवेयरनेस के लिए मैंने केस लॉ बेस स्टडी जो है वो प्रिपरेशन किया। और मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया आपको कि मैं केस लॉ बेस स्टडी की प्रिपरेशन शुरू से कर रहा था, तो इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और मैंने इसके लिए सहारा लिया एक ज्यूरिसेज यूट्यूब चैनल है, उसका मैंने सहारा लिया। उसमें होता क्या ज्यूरिसेज यूट्यूब चैनल में कि वो हर मंथ के कुछ फेमस और जो उस समय इशू में रहते हैं, केसेज जो कंटेम्प्रेरी इशू में रहते हैं, उनको वो लोग वीडियो लेकर आते हैं और सारी वीडियोज को वो लोग छोटे छोटे शब्दों में बताते जाते हैं। अगर उसमें से कुछ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है क्लैट के लिए, तो आप उसको अपना एक नोट्स बनाइए, उसमें लिख लीजिए और फिर बाद में आप उसको केस लॉ को पढ़ लीजिए। अब केस लॉ को उस केस लॉ को डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा विस्तृत पढ़ने के लिए, वो आपके मोड अलग अलग हो सकते हैं। मैंने क्या किया था, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ को, उस समय क्या हुआ था कि एक बेल पर, एक राइट टू अरेस्ट पर और बेल पर बहुत अच्छा केस आया था, सुरेश कुमार अंतिल वर्सेज सीबीआई का केस। तो इस केस को उन्होंने मुझे रिफ़र किया था जो अपने यूट्यूब चैनल में, और मैंने क्या किया, इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया और मैंने इसका पूरा केस पढ़ा था उसी समय। और जैसे कि केस मिस्टर एक्स वर्सेज सेक्रेटरी, जिसमें अनमैरिड वुमेन को उसका राइट दिया गया, उनको राइट टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी दी गई, तो उस केस को भी मैंने वहीं से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके पूरे केस का विस्तृत अध्ययन किया था। केस लॉ बेस स्टडी को भी हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो भाग होगा वो लैंडमार्क केसेज का होगा, और सेकंड जो भाग होगा वो होगा रीसेंट केसेज का। तो जो लैंडमार्क केसेज हैं उनको तो हमको अवश्य ही पता होने चाहिए, मतलब उसमें कोई 100% हमको पता होने ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, अमेंडमेंट से रिलेटेड जो केसेज हैं, जैसे वो सज्जन सिंह, केशवानंद भारती, फिर मिनरो मिल्स में उसका केशवानंद भारती के जजमेंट को अपहिल्ड किया गया, तो और फिर एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला का जो हैबेस कार्पस पे केस है। फिर हम लोग आर्टिकल 21 पे अगर आ जाएं तो उसमें लैंडमार्क केसेज हैं, जैसे ए.के. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका से वो केस शुरू होता है, वो डिबेट शुरू होती है, आर्टिकल 21 की वाइड स्कोप करने की जो परिकल्पना है वो उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मेनका गांधी के केस से लेकर फिर आज की जो पोजीशन है वो हम लोग देखते हैं। तो जो कहने का तात्पर्य ये है कि जो लैंडमार्क केसेज हैं वो तो हमको पता ही होने चाहिए, और साथ साथ में जो डेवलपमेंट थ्रू द रीसेंट केसेज आ रहे हैं वो तो अगर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। और फिर इसका जो तीसरा चरण है वो है मॉक टेस्ट। फिर जब हमने क्या किया कि जब सारी अपनी प्रिपरेशन कॉन्सेप्चुअल बेस स्टडी और केस लॉ बेस स्टडी जब समाप्त कर ली, तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन पेपर लगाने शुरू किए। और क्वेश्चन पेपर लगाने में मैंने कम से कम 4 से 4,500 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से करें, कैसे करें, कितना करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्लाइट का जो पैटर्न होता है वो और सारी जो संस्थाओं में जो एंट्रेंस होते हैं उससे बहुत ही भिन्न होता है। तो इसके लिए मैंने सहायता लिया संभव लॉ, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसकी मैंने मॉक टेस्ट खरीदे थे। मॉक टेस्ट के साथ साथ उसमें मुझे कई सारे मटेरियल भी मिल गए थे जो कि बहुत बेनिफिशियल थे, लेकिन मैं क्योंकि समय मेरे पास कम था तो मैं सारी चीज़ों को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो मैंने उसमें से क्या अटेम्प्ट किया, वो सिर्फ मॉक टेस्ट था। तो उसमें काफ़ी 30 के करीब मॉक टेस्ट दिए गए थे, जिसमें मैंने 14 से 15 मॉक टेस्ट जो है वो मैंने सॉल्व किए थे। और मॉक टेस्ट सॉल्व करना इस क्लैट की परीक्षा में सबसे बड़ा जो वो कहेंगे जो सबसे बड़ा जो काम करता है, जो सबसे अच्छा होता है, वो मॉक टेस्ट पेपर जो है वो सॉल्व करना होता है। क्योंकि वो उससे हमको एक आइडिया हो जाता है पेपर आते कैसे हैं, पेपर में पूछा क्या जा रहा है, पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है। और एक बड़ी मज़े की बात ये है कि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इवन पेपर देते के समय कि इतना बड़ा पैराग्राफ पूछ लिया है, इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, तो हमको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो ये एक ट्रिक है कि जो भी कई बार क्या होता है कि जो पैराग्राफ दिए रहते हैं
उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं है, वो पैराग्राफ सिर्फ वैसे ही दिए रहते हैं। तो कई बार हमारा जो रणनीति होनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने की, वो ये होनी चाहिए कि पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ें। क्वेश्चन जो उसमें पहले तो एक पैराग्राफ पे 6 क्वेश्चन आते थे, इस बार जो हुआ एक पैराग्राफ पे 10 क्वेश्चन आए थे। तो पहले हमको वो क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद हमको पैराग्राफ पर मूव करना है। लेकिन अगर हम पैराग्राफ पर पहले मूव कर जाएंगे और फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे हमारा बहुत सारा समय लॉस होगा। और समय एक बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है इस पेपर को क्लियर करने के लिए, और जो मैंने खुद अनुभव किया हुआ है। बिल्कुल भैया, जैसा कि आपने बताया कि आपने ऑनलाइन सोर्सेज को फॉलो किया था, तो क्या कोई बुक्स की भी हेल्प ली थी आपने इसमें? मेरे कई सारे सब्सटेंटिव पोर्शन वो पहले से क्लियर थे, तो मुझे बुक्स की एज सच कोई नेसेसरी नहीं लगा। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है बुक्स की तो रिफ़र करना चाहिए, और वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। लेकिन मैंने नहीं किया था। जैसे एक बड़ा क्वेश्चन रहता है, जो लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं क्लैट के लिए, उनका एक रहता है कि लाइवला का क्या रोल है उसमें, सब्सक्रिप्शन क्या है, या जो मीडिया है जो न्यूज़ को, लॉ से रिलेटेड न्यूज़ को कवर करती हैं, उनका क्या रोल है। तो उनका रोल जो है वो बहुत अच्छा रोल होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो जैसे कि लाइवला का क्या है, सब्सक्रिप्शन अगर जैसे आप ले लेते हैं, तो वो लोग उसमें पहली चीज़ क्या होती है कि आपको रोज़ का रोज़ वो लोग जो कि कोर्ट में जो हियरिंग हुई है, या कोई प्रिंसिपल इवॉल्व हुए हैं, या कोई रीसेंट केसेज आए हैं जिनमें बहुत सारे कमेंट किए हैं, या कोई रिमार्क दिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो वो तो कवर करते ही करते हैं। बाकी जो हमारे लिए जो उसमें इसेंशियल होता है वो ये है कि वो लोग लॉ डाइजेस्ट एक प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कंपाइलेशन होता है केस लॉज का, जो रीसेंट केस लॉज होते हैं किसी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, उनका कंपाइलेशन होता है। तो वो कंपाइलेशन कॉन्स्टिट्यूशन का अलग होता है, और जैसे कोई माइनर एक्ट हो गए, पीएमएलए हो गया, या कोई और ऐसे चीज़ें हो गई, उनका कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, टॉर्ट के हो गए, उनके सारे अलग अलग केसेज होते हैं। आईपीसी का हो गया, सीआरपीसी का हो गया। तो जो भी रिसेंट केसेज आ रहे हैं तो उनका कंपाइलेशन देते हैं, जिनको हम लॉ डाइजेस्ट बोलते हैं। तो वो लोग वीकली या 6 मंथ पे या मंथली वो लोग प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल पे। तो आप लाइवला के चैनल से आपकी प्रिपरेशन को ईजी मिल पाएगा, ईजीनेस होगी कि आप एक जगह पे आपको सारी केस लॉज मिल जाएंगे, रीसेंट केस लॉज। तो उसके लिए आप लोग वो लॉ डाइजेस्ट जो है वो रिफ़र कर सकते हैं। कंटेम्प्रोरी इशू से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को रेज करते हैं, इस पेपर में भी रेज करते हैं। हालांकि जिस साल मैंने दिया था उस साल कंटेम्प्रोरी इशूज़ का कोई क्वेश्चन नहीं आया, एक्सेप्ट इंटरनेशनल लॉ। जैसे कि इंटरनेशनल लॉ में, और मैंने गेस किया हुआ था इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को मैंने गेस किया हुआ था और मैंने पढ़ा भी था, और दुर्भाग्य से कि ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ गया। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे 10 में से, एक पैराग्राफ में 10 क्वेश्चन, 10 में से 9 क्वेश्चन मेरे इस पैराग्राफ में सही थे, और जो कि रैंक इंप्रूव करने में मेरी बड़ी हेल्प की है ये केसेज। और रही बात पेपर की, तो न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर आपको जब तक आप तैयारी कर रहे हैं पढ़ना है। जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, आप कोई और इधर हिंदू भी पढ़ सकते हैं, या कोई और भी चैनल जो भी आपको अच्छा लगे, जिसकी भाषा आपको समझ में आ रही हो, उसका जो लॉ सेक्शन है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। वो तो आपके पास कोई ऑप्शन, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि इस समय क्या होता है, चल रहा है कि कंटेम्प्रोरी इशूज में राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर भी चल रहा है। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो कन्विक्शन थी उसको स्टे कर दिया। तो अभी क्या है कि पूरी संभावना है कि क्लैट में ये क्वेश्चन जो है इस साल किसी पैराग्राफ के रूप में आपसे पूछ लें। तो डिस्क्वालिफिकेशन से जितने भी रिलेटेड लॉज हैं, जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेशन में, वो चीज़ें आपको पढ़ के जानी चाहिए, या ऐसी चीज़ें जो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू आपको पढ़ने को मिल जाएंगी और आपको हेल्प करेंगी। भैया एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, इस तैयारी के लिए क्या कोई कोचिंग लेना ज़रूरी है? ये बात आपकी बड़ा लाजमी क्वेश्चन है, और ये आपके सबकी पार्टिसिपेंट के दिमाग में होता है। देखिए, कोचिंग क्या करती है, वो आपकी तैयारी की लेवल पर डिपेंड करती है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। अगर आपने कई सारी चीज़ें जो कि इसेंशियल हैं उनको पढ़ रखा है पहले से, या आप पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई तैयारी करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत है। हाँ, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, तो ऐसी कोई उसमें प्रतिषेध नहीं है कि आपको तैयारी नहीं करनी है। आप पूरी तरीके से कोचिंग ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया जितना आपने इस तरीके से गाइड किया, अगर विद्यार्थी उस तरीके से अगर पढ़ाई कर ले, तो कोचिंग में फीस देने की क्या ज़रूरत है? हाँ, ये वो फिर से ये बड़ा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हर आदमी की अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर आदमी की अपनी पढ़ने की वो जो रिटेन करने की पावर भी होती है, और फिर ये सब इंडिविजुअल पे मतलब डिफ़र करता है। भैया आपका मीडियम क्या था? मीडियम तो अगर मैं आपको बताऊं तो
मीडियम पेपर का तो मीडियम इंग्लिश ही होता है, उसमें हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं होता है इस पेपर में। पूरे के पूरे पेपर जो होते हैं वो इंग्लिश में ही कंडक्ट कराए जाते हैं क्लैट कंसोर्टियम के द्वारा। और वैसे अगर मेरा मीडियम पूछिए तो 12th तक तो मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, और फिर मैंने बीएससी किया हुआ है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने एलएलबी जो पढ़ाई है उसकी स्टार्टिंग मैंने फिर इंग्लिश में स्विच किया, और फिर मैं इंग्लिश में स्विच किया और मैं पढ़ता गया और चीज़ें नॉर्मल हो गई। भैया क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी में आज भी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जी। लेकिन वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम अपना एलएलएम एनएलयू से कर लें। जी। अब चूंकि एनएलयू तो अपना पेपर कराता है इंग्लिश में, जी। और एक बड़ी अच्छी बात है कि आपके 12वीं तक हिंदी मीडियम था, ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम था, तो आप कैसे हिंदी से इंग्लिश में स्विच किए? ये एक बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका एक आंसर दे पाना थोड़ा सा मेरे लिए बहुत असहज होगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने 12th के बाद 12th तक मेरा यूपी बोर्ड है, उसके बाद मैंने बीएससी किया, उसके बाद मैंने फिर टोटली इंग्लिश में स्विच कर दिया। अब क्या है, क्लैट की परीक्षा पूरी तरीके से इंग्लिश में होती है, तो अब क्लैट की परीक्षा को पर्टिकुलरली आपको अटेम्प्ट करने के लिए इंग्लिश तो पढ़ना पड़ेगा। अब वो आप कैसे पढ़ते हैं, उसके लिए आप कुछ ना कुछ जो है वो उपाय कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या उपाय किया, जब मुझे स्विच करना था, मैंने एक कापी बनाई थी, उसमें मैंने सारी वर्ड मीनिंग लिखता हूँ। आज भी वो कापी मेरे डेस्क पर पड़ी हुई है, और उसमें मैं आज तक, मुझे 3 साल हो गए एलएलबी के बाद, अभी मैं एलएलएम कर रहा हूँ, तो आज भी वो मेरे स्टडी टेबल पर पड़ी हुई है, और मैं उसमें कोई भी वर्ड मीनिंग, कोई न्यूज़पेपर में, कोई लाइव ला चैनल में मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो कहीं मैं कुछ और चीज़ें को स्टडी कर रहा हूँ, उससे जो शब्द मुझे मिलते हैं तो वो मैं अपने शब्दकोश में लिख लेता हूँ, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मुझे हेल्प करती हैं, सही कर दीजिए। तो एक ये युक्ति है जो मैंने किया है, ऐसी ही युक्ति आप भी कर सकते हैं, या ऐसी कई सारी चीज़ें जो आपको सहज हों वो भी आप कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, ये अभी हम जो भैया से बात कर रहे हैं वो राम मनोहर लोहिया के पीजी हॉस्टल में कर रहे हैं। तो हम आए हैं और भैया का ही रूम है, तो अभी हमने देखा कि भैया के पास एक ऐसी नोटबुक है, उस पर भैया एक तो मीनिंग्स लिखते हैं, अपनी वर्ड मीनिंग, स्पेलिंग, ये सब, और उसके साथ साथ एक ऐसी नोटबुक बनाई जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो उसको वहीं पे लगा के नोट्स बनाते हैं। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है उन विद्यार्थियों के लिए जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि क्लैट तो अपना केस बेस ही करता है। केस बेस, और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, केस बेस और जो कंटेम्प्रेरी इशूज चल रहे होते हैं उस समय, जैसे कि इस समय अगर मैं उस समय जब मैं क्लैट दे रहा था उसमें बहुत सारे जजमेंट अच्छे आए थे। जैसे EWS रिजर्वेशन से लेकर उसमें जजमेंट आया था, उसको अपहेल्ड कर दिया गया था, तो उससे भी जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया उसका केस का नाम है, वो आया था केस। और फिर अनमैरिड वुमेन्स को राइट टू प्रेगनेंसी दे दिया गया था मिस्टर एक्स वर्सेज सेक्रेटरी के केस में, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो आपको इन सारी चीज़ों से भी अवेयर रहना पड़ता है। जैसे कई सारी चीज़ें, मटर्निटी रिलीफ एक्ट है, उसमें कई सारे प्रोविज़न ऐड किए गए थे थ्रू द जेंडर जस्टिस प्रिंसिपल। सो इन सब चीज़ों को भी हमको आइडिया होना चाहिए हमारे पास, ताकि, क्योंकि कंटेम्प्रेरी इशूज पूछ लेता है उसमें, तो इन सब चीज़ों से हमको एक्वेंटेड रहना पड़ेगा। भैया अगर पॉसिबल हो तो आप वो अपना नोटबुक दिखाइए जिसमें आपने न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई हुई है। अरे वो यहाँ पे रखा हुआ है, हाँ। तो ये मैं नहीं, आपको वो दिखाता हूँ। विद्यार्थियों के लिए बड़ा काम आएगी। तो देखिए ये जो है आप लोग ये देखिए भैया साथ के साथ नोट्स बनाते हैं और उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग साथ के साथ लगाते चलते हैं। मतलब कितना अच्छी चीज़ है, और ये आप इससे आप सीख भी सकते हैं कि किस तरीके से न्यूज़पेपर का फ़ायदा उठाया जा सकता है। सॉरी भैया आपकी प्राइवेसी हनन कर दी। थैंक यू। अच्छा भैया, इसके अलावा जैसे आपका क्लासेस चलती थी और उसके साथ ही आपने, और ये भी बताया आपने, लगभग 30 से 35 दिन की तैयारी में जी किया था। तो जो विद्यार्थी फाइनल ईयर की तैयारी, फाइनल ईयर में है या उनका सेकंड ईयर चल रहा है, तो उनके लिए क्या एक परफेक्ट रणनीति होनी चाहिए जिससे कि वो क्लैट में जा सकें? देखिए, थोड़ा सा ये मुश्किल होता है कि क्लासेज अटेंड करने के साथ साथ प्रिपरेशन करना, वो कोई भी तैयारी हो। जैसे हम लोग यहाँ पर हैं राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पर भी ऐसी चुनौतियाँ हम लोग सामना करते हैं। तो करना क्या है कि इस समय हमको स्ट्रेटजी बनानी है कि थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, अनुशासन के साथ। कुछ समय हमको क्लैट पीजी के लिए पर्टिकुलरली डिवाइड करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप क्लासेज जाते हैं तो क्लासेज में क्या है कि उसी समय वहीं की जो क्लासेज के नोट्स हैं उनको वहीं पे वाइंड अप कर दें, और फिर घर आने के बाद 4 से 5 घंटे की जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन है वो 4 से 5 घंटे हम उनको देना, क्लैट के लिए स्पेशली देना शुरू कर दें।
तो इससे क्या करना पड़ेगा हमको, बैलेंस तो हमको बनाना पड़ेगा। ये कहीं से नहीं कि हमको क्लास ना जाए, ये तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक होता है। और बाकी तो हमारे पास संडे का समय होता है, फिर कोई छुट्टी पड़ जाती है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको एक लेकिन स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी। और वो स्ट्रेटजी में बैलेंस बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। और शायद हमको लगता है कि ऐसे करना थोड़ा सार्थक होगा, उचित भी रहता है। बिल्कुल भैया बिल्कुल, ये तो तैयारी वाला पोर्शन हो गया। अब जैसे आपको चूँकि आरएमएल मिला है, तो जैसे टॉप रैंकर्स उधर जाना पसंद करते हैं बेंगलोर की तरफ, तो क्या एक आरएमएल को पाने का क्या तरीका है, कैसे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, होता ये है कि आरएमएल की जो छवि है वो कंपटीशन माहौल को लेकर है कि यहाँ पे कम्पिटिटिव माहौल है। और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको पूरी सुविधा, पूरी स्वतंत्रता, पूरी स्वच्छंदता, पूरा फ्रीडम आपको प्रोवाइड करता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की भी प्रिपरेशन कर सकें। जैसा कि मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि हम लोगों की क्लासेज, यहाँ के डीन ने क्लासेज लिया, तो उन्होंने क्लास में बोला, पहली क्लास में, कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं और इसीलिए ये कैंपस जाना जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरा सहयोग, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है आप लोगों को पूरा सहयोग करेगा और आप लोग पढ़ाई के साथ, एलएलएम के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर एक एलएलएम के लिए राम मनोहर लोहिया में स्पेशली बनाया गया है, वो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कंपटीशन की तैयारी एलएलएम के साथ साथ देखते हुए बनाया गया है। जैसे आप लाइब्रेरी पूरी तरीके से आपको एक्सेसिबल है, रात के 12 बजे तक लाइब्रेरी खुलती है। यहाँ आपको हॉस्टल में मेस है, कई सारी चीज़ें जो हमको दैनिक जीवन में हमारे लिए प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं कंपटीशन तैयारी के साथ अगर हम कर रहे हैं या हमारे पास बर्डन है, तो वो जो चीज़ें जो प्रतिरोध करती हैं वो सारी चीज़ें प्रतिरोध खत्म है। यहाँ पे कोई ऐसा प्रतिरोध नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाई और पढ़ाई ही करने का पूरा माहौल है। अच्छा भैया, एक चीज़ में मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी फैकल्टी लॉ और यहाँ क्या डिफरेंस देखा? ये मेरे लिए बड़ा एक टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका आंसर करूँगा। आंसर ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय एक प्रकार का ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है और उसके भी अपने प्रोज हैं, कॉन्स हैं और कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय जो है वो पूरी तरीके से कॉमर्शियल इकोनॉमिक पैटर्न पर बना हुआ है। जैसा कि एलपीजी मॉडल जब इंट्रोड्यूस हुआ 1990 में, तो ओपन इकोनॉमी हुई हम लोग। तो ओपन इकोनॉमी जब हुए तो कई सारी कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करेंगी यहाँ पे। तो जब इन्वेस्टमेंट सही कई जगह से होगा तो डिस्प्यूट भी एराइज होना लाजमी है। तो उन डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन जल्दी हो पाए उसके लिए वो एक मैकेनिज्म तैयार कर पाएँ एलपीजी मॉडल के साथ साथ, इसी के तर्ज पर इस एनएलयूज की स्थापना की गई। और ये ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा हम लोग क्या होते हैं कि कॉन्सेप्ट से केस लॉ की तरफ जाते हैं। जी भैया, कॉन्सेप्ट पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसमें लैंडमार्क केसेज, फिर जरूरत पड़ी तो रिसेंट केसेज तरफ जाते हैं। लेकिन जो एनालियूज में जो मैं यहाँ अनुभव कर रहा हूँ वो एक बड़े फैक्टर ये है कि हम लोग केसेज से कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे पहले आपको केसेज बता दिए जाएंगे, लैंडमार्क केसेज क्या हैं, रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, फिर हम कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। फिर ऐसा ही जो मुझे एक एकेडमिक जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये है। और यहाँ का वहाँ का लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में मैं ऐड करना चाहूँगा, वहाँ का बच्चा थोड़ा फिलोसफिकल होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कि एकेडमिक पर्पज से हैं, और मैं एकेडमिक पर्पज के ही डिफरेंस को यहाँ पे डिस्कस भी करना चाहूँगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल। और इसके साथ साथ जैसे कि आपका क्लैट का हो गया क्लियर, उसके बाद आपकी रिजल्ट आया, फिर उसके बाद क्या एक प्रोसेस था काउंसलिंग का और कैसे एडमिशन हुआ, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताइए आप। देखिए, क्लैट का जो पेपर होने के बाद का जो प्रोसीजर होता है, और उसके पहले बात करने के शुरुआत करें उसके पहले मैं थोड़ा सा उसके पहले की बात करना चाहूँगा। जब हम लोग पेपर हम लोगों का होता है, डेट निश्चित हो जाती है कि दिन पेपर होना है, तो उसके 1 वीक या 2 वीक के अंदर, मतलब उसके पहले जो है वो प्रेफरेंस भरने की लिस्ट आ जाती है कि आप प्रेफरेंस कौन से कॉलेज में अगर आपका होता है तो आप किस कॉलेज में जाना चाहेंगे और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होगी। तो वो प्रेफरेंस लिस्ट आपको भर के उनको देना होता है। ये जो अवस्था है, यह अवस्था जो है वो क्लैट के पेपर होने के पहले की है। फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट 3 से 4 दिन में आ गया था मेरा, 3 से 4 दिन में रिजल्ट आ गया था। उसके बाद काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो काउंसलिंग की प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो पूर्णतः आपके जो आपने जो लिस्ट प्रेफरेंस लिस्ट भरी है उसी के अनुरूप होती है। तो इसमें 5 राउंड काउंसलिंग होती है, 5 राउंड काउंसलिंग होती है इसमें। और
एक राउंड काउंसलिंग, 2 राउंड काउंसलिंग पहले हो जाती है, फिर इसमें एक गैप इस बार देखने को मिला कम से कम 1-1.5 महीने का। उसके बाद 3rd, 4th और 5th राउंड हुआ और 25 जून को 5th राउंड था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन बंद हो जाता है। तो ये यहाँ पे पेपर देने के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस है। बिल्कुल भैया, तो आपने पहले ही आरएमएल को ऑप्ट कर लिया था या कोई और भी ऑप्शन था आपका इसके अलावा? मैंने किया क्या था, तो मेरे लखनऊ विश्वविद्यालय के गुरुजन हैं जो कि मेरे गाइड हैं, तो जिन्होंने मुझे गाइड किया, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे एनएलएस, सेकंड पे नालसार और 3rd पे जीएनएलयू और 4th जो था वो मेरा राम मनोहर लोहिया था। तो हुआ, और 5th जो था वो एनएलयू, वो मुझे हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी। तो मुझे फर्स्ट राउंड में हिदायतुल्लाह मिला था। और फिर जो कि मुझे याद है कि वो डेट कुछ 28 जनवरी था। तो उसके बाद सेकेंड राउंड में मुझे राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी मिला और फिर मैंने तुरंत बिना सोचे हुए इसको लॉक कर दिया। और फिर इसके बाद भी जबकि 3rd, 4th और 5th राउंड बचे हुए थे, लेकिन मुझे क्योंकि कहीं और नालसार जाना नहीं था, तो मैंने इसीलिए राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी को चूज किया। और यो मैं मेरे कंपैटिबिलिटी के अनुरूप था ये कैंपस जो है, इसलिए मैं राम मनोहर लोहिया लिया। अच्छा भैया, इसमें लॉक वाला मतलब लॉक नहीं करेंगे तो फिर दोबारा हट जाएगा? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों को फीस जमा करनी होती है। तो कुछ फीसेज फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग में ही लग जाते हैं, कुछ सेकेंड राउंड काउंसलिंग में ही। तो सेकेंड राउंड में अगर आप लॉक नहीं कर देंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीसेज जो हैं, वो अमाउंट उसका बड़ा था, करीब 40,000 करीब था, वो आपको सबमिट करके फिर आपको 3rd राउंड के लिए जाना था। तो क्योंकि फिर मुझे लखनऊ में था और अपने नॉर्थ इंडिया का ये जो कैंपस है, नॉर्थ इंडिया में इकलौता कैंपस है ये, तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने ले लिया। फिर राम मनोहर लोहिया, आगे के बारे में सोचा नहीं फिर काफ़ी ज़्यादा। अच्छा भैया, जैसे फीस से हम ये जानना चाहते हैं कि किस स्टेप पे कितनी फीस लगी। जैसे आपको पहले एडमिशन एप्लीकेशन का, फिर काउंसलिंग का, फिर एडमिशन का पूरा फीस का स्ट्रक्चर बताइए इसका। देखिए, फीस का क्या है यहाँ पे कि पूरी फीस जो है वो 1,03,000 फीस मेरी यहाँ पे लगी है। और ये फीस जो है मैंने चरणों में दिया हुआ है इनको। जैसे मैंने जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कराई तो उसमें 20,000 रुपये लगे काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर मैंने जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो उसमें फिर 20,000 रुपये लगे। ठीक है, तो ये हो गया 40,000 रुपये। तो फिर क्योंकि मैंने सेकेंड राउंड में अपना लॉक कर दिया राम मनोहर लोहिया, तो क्या हुआ, फिर 40,000 रुपये वो 63,000 रुपये बाद में मुझे और सबमिट करना पड़ा। तो 63,000 और 40,000 रुपये 1,03,000 रुपये हो गए। तो वो मुझे आप जब अलॉटमेंट आपका हो जाता है और आपकी एडमिशन की तारीख नज़दीक आती जाती है, तो वो लोग एक एप्लीकेशन क्या उनकी वेबसाइट पर आ जाता है। आपको वेबसाइट समय समय पर चेक करना होता है, तो वेबसाइट पर आ जाता है, तो आप उसके वेबसाइट के थ्रू जो है पेमेंट उनको कर दीजिए। और फिर इसके अलावा भैया ये आपकी मतलब पूरी साल की एलएलएम की फीस है या इसके अलावा कुछ और देनी है? नहीं, ये जो 1,03,000 रुपये मैंने इनको जो दिए हैं उसमें मेरी सारी फीसेज हैं और हॉस्टल का भी इंक्लूड होता है उसी में, उसी के अंदर जी। और मेस का भैया? मेस का जो होता है वो अलग से देना पड़ता है। और मेस की मैंने 33,000 रुपये यहाँ पे सबमिट किया हुआ है। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को मेस नहीं चाहिए होता है, तो वो मेस की फीस ना भी सबमिट करके हॉस्टल ले लेते हैं। तो ऐसा भी प्रोविजन है यहाँ पर। ये तो अच्छा है, ऑप्शन है अपना लेना चाहें तो। एग्जैक्टली। अच्छा भैया, यहाँ पे एलएलएम 1 साल का है। एग्जैक्टली। तो भैया हम जानना चाहेंगे कि एलएलएम 1 साल का और 2 साल में क्या अंतर है? देखिए, ये फिर से आपने बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। इट इज़ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड इसका एक आंसर दे पाना ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा फिर से। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कि मैं जो एनालाइज कर पाता हूँ, जो मेरी समझ है इस क्वेश्चन पे, वो ये है कि 1 साल वाले क्वेश्चन जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको क्या है कि 1 साल में एलएलएम कंप्लीट हो जाता है, तो उसको लगता है कि उसके लिए ये सुगम है। कई सारे बच्चे होते हैं जो 2 साल का एलएलएम करते हैं, लेकिन वो भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और बहुत सीरियस होते हैं। तो क्योंकि आप जब 2 साल के एलएलएम में होते हैं तो आपको ये बात तो तय है कि आपको समय ज़्यादा मिलता है। तो कई लोग ये ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ भी हैं कि वो एक रूटीन में बंधे रहना चाहते हैं, तो इसलिए वो 2 साल का एलएलएम करते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन भी करते रहते हैं।
कई लोगों का क्या होता है जो रूटीन को थोड़ा सा वो होता है कि चलिए ठीक है, रूटीन भी हो गया और कंपटीशन भी हो जाएगा और 1 साल में एलएलएम हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि वो उनके लिए सही होता है और मैं इन्हीं वाले में हूँ। तो ये इसका बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो डिफर करता है। बाकी हाँ, 2 साल के एलएलएम में थोड़ा सा समय तो हमको मिलता है, तो बट ऑब्वियस है, एक्सप्लोर करने की चीज़ें को समय हमको मिलता है, तो ऑब्वियस है। भैया कितने सेमेस्टर होते हैं इसमें 1 साल वाले में? 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर जो नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद जनवरी से सेकेंड सेमेस्टर होता है। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा आपके इसके पहले के क्वेश्चन में कि 1 साल एलएलएम और 2 साल एलएलएम की लीगल वैलिडिटी को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, बोथ आर वैलिड। आप कहीं भी सबमिट करेंगे अपनी डिग्री को तो ऐसा नहीं है कि 1 साल की एलएलएम मान्य नहीं है, 2 साल का एलएलएम मान्य है, ऐसा कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। और ये अपनी वर्तमान की स्थिति है इस कोर्स पर, एलएलएम के कोर्स पर। बिल्कुल भैया, ये मतलब 1 साल का किया 2 साल का किया, दोनों की वैलिडिटी बराबर है। एग्जैक्टली। भैया एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि एलएलएम के साथ अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें तो काउंट होती है प्रैक्टिस? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। और इस समय बहुत लोगों में एक भ्रामक स्थिति बनी हुई है कि इस पर एलएलएम के साथ आदमी प्रैक्टिस कर सकता है कि नहीं, इवन पीएचडी करने के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकता है कि नहीं। तो अभी रिसेंटली मुझे एक सीनियर के थ्रू अपने पता चला ये क्वेश्चन कि ये आप कर सकते हैं और ये वैलिड है। उन्होंने एक आरटीआई की और उसकी आरटीआई की कॉपी मेरे पास उन्होंने भेजा और मैं उस आरटीआई की कॉपी को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जी भैया। जैसा कि उस आरटीआई में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या एलएलएम और पीएचडी के लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं रेगुलर एलएलएम करने के साथ साथ। तो उसमें जो जवाब आया था आरटीआई में, जो जवाब आया था उसको मैं जवाब को पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। जवाब था कि विथ रिगार्ड टू योर ऑनलाइन आरटीआई इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर द डिसीजन ऑफ जनरल काउंसिल एनी पर्सन डूइंग हिज हायर स्टडीज आर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन एनी अदर सब्जेक्ट except LLM or PhD in law are required to suspend her practice as an advocate। So इसके पढ़ने से आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि LLM के साथ साथ आप रेगुलर LLM के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो ये स्वतंत्रता दी गई है ये सिर्फ लॉ के लोगों को दी गई है। जी कहते कि आप एलएलएम कर रहे हैं या आप पीएचडी कर रहे हैं, वो भी पीएचडी आप लॉ में कर रहे हैं, तब ये आपकी स्वतंत्रता आपके पास है। वरना आप अगर कोई और मास्टर डिग्री ले रहे हैं तो ये स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। ये ठीक भी है भैया, उनको प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं। हाँ, ये अच्छा है उनके लिए जो प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं और एलएलएम भी करना चाहते हैं। जब एलएलएम का हम देते हैं क्लैट का तो उसमें पीएसयू में भी तो जॉब मिलती है। तो हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर रहता है और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया है कि पीएसयूज के लिए इवन जो बहुत सारे लोग पीएसयूज के लिए ही क्लैट को देते हैं, बहुत सारे लोग, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इवन मैं यहाँ कैंपस में हूँ तो यहाँ पे जो एलएलएम पीएचडी कर रहे लोग हैं वो पुनः क्लैट की तैयारी कर रहे हैं और वो दिसंबर वाले क्लैट में फिर से अपीयर होने जा रहे हैं सिर्फ पीएसयूज के लिए। तो लेकिन पीएसयूज में क्या होता है कि वो बहुत गिने चुने जो रैंकर्स होते हैं उन्हीं को ही वो ऑफ़र करते हैं पीएसयू की नौकरी, और वो थोड़ा वो बहुत सारे लोगों को नहीं लेते हैं। ये थोड़ा सी क्लियरिटी रहता है, हाई रैंक होना चाहिए और वो उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों को लेते हैं। कितना रैंक तक लेते हैं भैया? देखिए, ये भी एक बड़ा फिर से आपने एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया और मैं अब इस पर आपका एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। जैसे कि मैं यहाँ पे एलएलएम कर रहा हूँ तो मेरे साथ जो बच्चे हैं वो उसमें क्लैट रैंक AIR 12 भी हैं, 12 रैंक जिनकी है, और 35 रैंक भी हैं मेरे साथ, और 45 रैंक भी हैं। तो ऐसे रैंकर्स हैं हम लोगों के साथ पढ़ रहे हैं। तो जिनकी 12 रैंक है उनको भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन एज सच अभी तक तो नहीं आया है। ईयर 35 जो इनका है उनका भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ईयर 10 या कुछ वो वैकेंसी के हिसाब से भी शायद निर्भर करता है कि जितनी सारी अलग अलग पीएसयूज में वैकेंसी हैं। हाँ, लेकिन क्लैट आपको देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई सारे पीएसयूज एग्जामिनेशन में क्लैट की रैंक जो है वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पर देखी जाती है। अगर आपने क्लैट नहीं दिया है तो आप उस पीएसयूज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा भैया, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, एनएलयू में एडमिशन लेने और उसके बाद क्या कोई स्कॉलरशिप वगैरह देती है गवर्नमेंट? स्कॉलरशिप एज सच जो मैंने यहाँ पे देखा है, जनरल की स्कॉलरशिप नहीं है एज सच RML की तरफ से, और
वैसे स्कॉलरशिप है, मतलब कुछ बहुत ही मतलब कि उन कैटेगरी के लोगों को मिलता है वो स्कॉलरशिप। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये मैंने यहाँ पे देखा जिसमें वो सियोरिटी है कि जो गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप आती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो उसमें बताते भी हैं कि स्कॉलरशिप कुछ ना कुछ उसमें मिल जाता है। लेकिन एज सच कोई यहाँ पे प्रोविज़न ऐसा नहीं है कि सबको स्कॉलरशिप मिले या सबको दिया जाए, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है यहाँ पे। अच्छा भैया, और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आप अभी यहाँ से आपकी क्लासेस चल रही हैं आरएमएल में, तो किस तरीके से क्लासेस होती हैं उसका अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो। यहाँ पे क्लासेज जो है वो बहुत अच्छी होती हैं क्लासेज। वो जैसे एक किसी व्यक्ति का मास्टर बनाने की, जो किसी सब्जेक्ट का मास्टर बनाने के लिए जो जो चीज़ें इसेंशियल हैं, वो आवश्यक हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये क्लास का जो वो क्लास होती है वो डिस्कशन लेवल क्लास होती है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने आए और उन्होंने लिखवाना शुरू किया, केस बता दिए, कॉन्सेप्ट बता दिए, ये पढ़ लीजिए वो पढ़िए, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हम लोग किसी इश्यूज को लेकर उसकी लीगल वैलिडिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से डिस्कशन का यहाँ पे माहौल रहता है क्लास के अंदर। और हर व्यक्ति से हर क्लास में कुछ ना कुछ बताने का उसको उस आंसर देने का मौका दिया जाता है। उसके व्यूज पूछे जाते हैं, उस पर उसकी क्या राय, वो क्या रखता है, वेदर इट इज़ वैलिड, कोई एक्ट से रिलेटेड है जैसे, तो वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कस होती हैं। तो थैंक यू भैया, आपने समय दिया। थैंक यू। और मैं लास्ट में चलते चलते मिस्टर भूपेंद्र को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, और थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया कि मैं अपनी बातें जो हैं आप लोगों के सामने रख सकूँ।